नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जिसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं सभी। और इसके साथ साथ एडू वॉरियर्स चैनल पे और भी मैं प्रैक्टिस सेट रन करा रही हूँ, जैसे कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो है वो भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, जैसे कि मैंने पूर्व में जो कमेंट्स देखे हैं, लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का सभी जून में है और एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प होती है। तो यदि आप लोग को इस तरह से वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने कई जो प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं उसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, जिससे आप लोग जाके वहाँ से देख लें और भी वीडियोस। और इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं कई सारी अपडेट जो है डे बाई डे देती रहती हूँ। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? एक हरित क्रांति के सामने तिलहन उत्पादन वृद्धि, नीली क्रांति कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, गुलाबी क्रांति के सामने झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि, और चौथा है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। अब ये देखिए, ऑप्शन में आपके कोई 2 ही ऑप्शन हैं जो सही हैं, बाकी 2 आपके गलत हैं, यानी 2 सुमेलित हैं और 2 बाकी नहीं सुमेलित हैं। तो 4 दिए हुए। अब देखिए, जो हरित क्रांति है, क्या वह तिलहन से संबंधित थी? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 1963 की बात है। हरित क्रांति जो है ना, वह गेहूं से संबंधित है या फिर खाद्यान्न से संबंधित है। तो जो आपका पहला है वह गलत हो जाता है। नीली क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं है। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली से संबंधित, तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन कट हो जाते हैं। गुलाबी क्रांति और श्वेत क्रांति ये दोनों सही हो जाते हैं आपके ऑप्शन। देखते हैं तीसरा चौथा किस में सही है। तीसरा चौथा आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये वाला सही है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हरित क्रांति कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से थी और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि से, और चौथी है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। अब आप लोग इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि श्वेत क्रांति जो है ना, उसके जनक कौन है और हरित क्रांति के जनक कौन है, और इनका ईयर भी साथ साथ में मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में दोनों ही के आंसर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब 2 सूचियाँ दी हुई जिसमें यंत्र के नाम दिए हैं और राशियाँ उनको किस राशि में मापते हैं। एनीमोमीटर दिया हुआ है, उसके सामने घूर्णन की गति, एमीटर के सामने उचित ताप है, टैकोमीटर वायु गति, पायरोमीटर विद्युत धारा या दावांतर। अब जैसे कि आप लोगों को इसमें जो सबसे इजी लग रहा है, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया है कि ये इससे ये मापते हैं, आप सबसे पहले उसको देखिए। अब जैसे आप सभी ने पायरोमीटर सुना होगा। पायरोमीटर, पायर मीन्स क्या होता है? आग होती है, और पायरोमीटर मतलब जिसको बहुत अधिक तापमान जिसे मापा जा सके। अब बहुत अधिक माप मतलब क्या है? उच्च तापमान, ठीक है। तो यानी डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन चेक करिए, देखिए कहीं पे डी का 2 है। और ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसी तरह से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन मैच वाले मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर यदि आप लोग किसी एक भी ऑप्शन का आइडिया है तो सबसे पहले आज आप लोग जाके ऑप्शन चेक करिए, क्या पता आपके एक ऑप्शन से ही आपको पूरा को पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो डी का 2 है वह आपका 2 में दिया हुआ है, ठीक है। या तो ऑप्शन बी सही है या डी सही है, बाकी आपके ए और सी दोनों ही कट हो जाते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन 2 यानी 50-50% बचा है इसमें। चलिए और भी चेक करते हैं। अब इन सभी को मैच करते हैं फ्रेंड्स। पायरोमीटर से हो गया उच्च ताप, और एमीटर से हो जाएगा विद्युत धारा को नापते हैं। इसी तरह से टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापी जाती है, और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। चारों ही मैच हो गए हैं। अब ये देखिए, आप सभी लोग ये सब आप देख लीजिए, ये सब हालांकि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह कलानुक्रम क्या है जिसमें निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए थे। अब ये देखिए 4 प्रोग्राम हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। इनमें से कुछ के
कि ये चारों प्रोग्राम को क्रम से लगाना है। पीसीएस के ये सारे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, मैचिंग वाले, क्रम वाले, इन सभी क्वेश्चन से वो पूछता है और बच्चे अक्सर यहीं पे गलती कर देते हैं। अब जैसे कि ये आईजीएमडी प्रोग्राम है, एसटीईपी प्रोग्राम है, एप्पल प्रोग्राम है और साइट प्रोग्राम है। अब इन चारों को मुझे क्रम लगाना है। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल में आएगा क्योंकि ये चारों ही प्रोग्राम के ईयर जो है ना बहुत ही मुश्किल है लोगों को याद हो पाए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हम लोग चेक करते हैं। इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही है। अब सी कैसे है कि चौथा पहला जो है ये सबसे पहले आया था, उसके बाद स्टेप आया था, उसके बाद एप्पल आया था और सबसे लास्ट में जो है ना आईजीएमडी आया था। चलिए इनका ईयर चेक करते हैं। अब जो साइट है यह प्रोग्राम 1975 का है और स्टेप का प्रोग्राम जो है वह 1977 का है और एप्पल 1981 में और आईजीएमडी का प्रोग्राम जो है वो 1983 का है। इसी तरह से इनका क्रम है। चलिए अगला प्रश्न है 81, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। अब एक ऐसा विषाणु है जिसको इस नाम से पुकारते हैं। अब इसमें विषाणु के नाम देखिए, RSV विषाणु, B डाबेर विषाणु, C HIV विषाणु या D इनमें से कोई नहीं। अब तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है कि RBSV विषाणु जो है उसको घात करो और छिप जाओ विषाणु के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि ऐसा इसको क्यों बोला जाता है। RSV विषाणु को घात करो और छिप जाओ विषाणु भी कहते हैं। इसका पूरा नाम रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। 2 से 7 साल के बच्चे, यानी कि ये क्या है, ये 2 से 7 साल के बच्चों में ये बीमारी होती है और जो कि क्या है, यह वायरस अधिक प्रभावित भी करता है। ठीक है, और इस वायरस को घात करो और छिप जाओ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होगा कि भविष्य में धातु किसको कहा जा रहा है भविष्य की। ए तांबा को, बी लोहा को, सी टाइटेनियम को या डी एल्युमिनियम को। अब देखिए इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, आपके 2 प्रश्न में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन चलिए दूर करते हैं। क्या ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है टाइटेनियम, यह बिल्कुल सही है और टाइटेनियम को ही क्या बोला जाता है, भविष्य की धातु बोला जाता है। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं। अब देखिए नैनो सेकेंड से भी जो कम टाइम होता है वह किस में मापा जाता है, इनका ये पूछने का है अर्थ। ए पल्सर द्वारा, बी वाइट डॉर्फ द्वारा या फिर सी क्वार्टर्स घड़ी के द्वारा या फिर डी परमाणु घड़ी के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो अति सूक्ष्म यानी कि नैनो सेकेंड से भी जो कम समय होता है उस अंतराल को हम लोग परमाणु घड़ी के द्वारा मापते हैं। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं ऑप्शन डी की कि अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से भी कम यथार्थ परमाणु घड़ी द्वारा नापे जाते हैं। परमाणु घड़ियां भी परमाणु कणों के कंपन के आधार पर काम करती हैं। इस घड़ी के अंदर सीजियम धातु के परमाणु ठीक वैसे ही विद्युत धारा कंपन करते हैं जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलन में कंपन होता है। अब देखिए इन्होंने ये पूरी ही बात बता दी है कि जो परमाणु घड़ी है वह किस तरह से वर्क करती है और किस धातु, अगर ये पूछा जाए कि परमाणु जो धातु है वह किस धातु से मतलब वर्क करती है, तो ये सीजियम धातु का प्रयोग करती है और इसमें जो कंपन होता है जैसे दीवार घड़ी पे पेंडुलम वर्क करता है वैसे ही इसमें विद्युत धारा का भी कंपन करते हैं। अगला प्रश्न है 85, 2,4D क्या है। ए एक कीटनाशी, बी एक विस्फोटक या सी एक कवकनाशी या डी एक खरपतवार। अब देखिए ये प्रश्न आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे कि ये एग्रीकल्चर से है, एक क्वेश्चन लग रहा है मुझे, या हो सकता है साइंस का भी हो। आप लोग गैस करिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मेरे साथ साथ देते चलिए। तो फ्रेंड्स जो 2,4D होता है वह एक खरपतवारनाशी होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। 2,4D एक खरपतवारनाशी है। यह अपर्णनाशी पौधे के पत्तों, तनों तथा जड़ के संपर्क में लाए जाते हैं। ब्यूटा क्लोरा भी एक खरपतवारनाशी है। अब देखिए इसका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग को 2,4D में कन्फ्यूजन नहीं, वैसे इसमें ब्यूटा क्लोर भी पूछ सकते हैं कि यह क्या है, यह भी एक खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रक्षेपित मिसाइल कौन है। ए आकाश, बी त्रिशूल, सी अग्नि या डी पृथ्वी। अब प्रक्षेपित मिसाइल होती क्या है, आप लोग ये आप लोग को ये पता होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
प्रक्षेपित मिसाइल का मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह आपकी आकाश नहीं है, ना ही आपकी त्रिशूल है। क्या पृथ्वी है? नहीं, पृथ्वी भी नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है अग्नि, यह एक प्रक्षेपित या बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रक्षेपित या बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ पर चलते हैं। अब देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ी जाती है तो ये एक इस तरह से रन करती है, ठीक है, ये इस तरह से जाके गिरती है। अदरवाइज इसीलिए फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट इस तरह से ना चल करके ये परवलयाकार चलती हैं। चलिए इसको और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। और गुरुत्व के प्रभाव में जमीन पर गिरते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए किया जाता है। अग्नि श्रृंखला के मिसाइल प्रक्षेपित मिसाइल के उदाहरण। अब देखिए अग्नि के जो भी जितने भी हैं वर्जन, वो सारे किसके उदाहरण हैं? वह सारे बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है 87, जिसमें आपको कूट दे हुए एक सूची दी हुई है, जो कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ए विश्व एड्स दिवस, उसके सामने आपका 5 जून दिया हुआ है। विश्व मानक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व विकलांग दिवस। ये आपको 4 दिवस पूछे हैं और सामने उनकी डेट्स हैं। अब इसमें आप सभी लोगों को हालांकि इसमें से कुछ पता होंगे, जैसे यदि आप लोग ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह आप लोगों को पता होगा कि कौन सा है, और विश्व एड्स दिवस, ये 2 आपको पता होंगे। इन दोनों को ही ऐड करिए। सबसे पहले आप एड्स दिवस जो ए है उसको मैच करिए किससे? 1 से। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर को क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। इसी तरह से 3 दिसंबर को क्या होता है? विश्व विकलांग दिवस होता है। और विश्व मानक दिवस कब होता है? अब फ्रेंड्स देखिए ये इसमें किसी में मैच हो रहा है क्या? आप देखिए ए का 3 किस में है? अब ए का 3 आपका जो है वह आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अब कैसे ए का तीसरा हो जाता है, इसी तरह से बी का 2 हो जाता है कि मानक दिवस जो है वह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और सी का 1 हो जाता है पर्यावरण दिवस 5 जून को, और आपका विकलांग दिवस यह है आपका 3 दिसंबर को मनाया। अब 3 दिसंबर को आपको 1, 2 और 3 मैंने तीनों ही बता दिया है। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? ए कैडमियम, बी क्रोमियम, सी लेड या डी कॉपर। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा पढ़िए कि ऐसी उन्होंने कौन सी धातु पूछी है जो स्वचालित ऑटोमेटिक जो वाहन चलते हैं ना उनको रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। अब देखिए वायु को प्रदूषित कैसे करेगी? कैडमियम या क्रोमियम या कॉपर जो है ना, ये तो नहीं हो सकते। इसका आंसर जो है वह लेड हो सकता है, क्योंकि लेड जो है जब आप फ्यूल गाड़ी में फ्यूल पड़ता है तो उस फ्यूल में क्या होता है? लेड की भी मात्रा होती है। तो जब गाड़ी चलती है ऑन रोड तो उससे कुछ लेड की मात्रा भी सड़क पे निकलती है, जो कि हमारा वायु प्रदूषण का कारण बनती है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि लेड धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, क्योंकि वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से उसमें मौजूद सीसा वायुमंडल में मुक्त होता है। अब देखिए इनका यही, इन्होंने शुद्ध हिंदी में बात कही है, लेकिन इनका भी यही कहने का मतलब है कि जब भी कोई मोटर गाड़ी या कोई भी गाड़ी दौड़ती है सड़क पर, तो जब उसमें जो फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल जलता है तो उससे लेड की मात्रा भी जो हमारा वायु है उसमें आ जाती है, जिससे जो भी ऑक्सीजन लेता है या जो भी सांस लेता है व्यक्ति, तो उसके श्वास के द्वारा उसके अंदर लेड की मात्रा बॉडी में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है शरीर के लिए। उससे कई सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है इनिशिएट कर रही है कि आने वाले जो टाइम है उसमें पेट्रोलियम का ना यूज़ करके सौर ऊर्जा का यूज़ किया जाए या फिर बैटरी का यूज़ किया जाए, जिससे कि प्रदूषण को भी रोका जा सके। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड का, बी सोडियम बेंजोएट का, सी सोडियम टार्टरेट का या डी सोडियम एसीटेट का।
अब फ्रेंड्स, यदि आप लोग जानते होंगे कि जो खाद्य पदार्थ हैं जिनको कई समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है कि जिससे उनका हम यूज़ कर सकें, तो उसको सही रखने के लिए उसमें एक केमिकल का यूज़ किया जाता है। उस केमिकल का नेम है सोडियम बेंजोएट। इसकी व्याख्या करते हैं फ्रेंड्स। जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट नामक रसायन प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl, को साधारण नमक कहते हैं। अब ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होगा, कई बार हालांकि पूछा है ये प्रश्न कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ए थायमीन, बी राइबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल या डी पायरोडॉक्सिन। अब देखिए, यदि आपको विटामिन बी के सारे नेम पता होंगे कि विटामिन B1, B2, B3, B4 या फिर B12, ये सभी आप लोगों को पता होंगे, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इन्होंने उनके ही बारे में पूछा कि उसके समूह से जो संबंधित नहीं है वो आपका ऑप्शन कौन सा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थायमीन, राइबोफ्लेविन और पायरोडॉक्सिन, ये तीनों ही जो है यह बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है रेटिनॉल, यह आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये विटामिन ए से संबंधित है। इसकी चलिए व्याख्या पढ़ते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई विटामिन का समूह है, जिसमें से प्रमुख विटामिन है विटामिन B1 को थायमीन। ये सब इनके रासायनिक नाम है, ये आप एज इट इज़ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा को आप देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम पेपर को उठाइएगा, उसमें हमेशा विटामिन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो थायमीन है ये भी पूछा गया प्रश्न है, और विटामिन B2 का भी नाम पूछा गया, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है उसको पेंटेथोनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B5 का नाम नियासिन है। इसी तरह से विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, और विटामिन B12 जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपका, इसका साइनोकोबालामीन है। और इसकी जो कमी है उसमें कोबाल्ट में क्या, कौन सा अगर पूछा जाए कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो वह विटामिन B12 में पाया जाता है। अब देखिए, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और यही आपका बी ग्रुप का नहीं था, इसीलिए ये आपका आंसर था इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुछ युग्म आपको दिए हैं जिनका आपको सही उत्तर देना है। अब जेंटामाइसिन दिया है, इसके सामने एंटीबायोटिक्स दिया है, एक्रीफ्लेविन दिया है जिसके सामने पूर्तिरोधी दिया हुआ है, सल्फोनल दिया जिसके सामने निश्चेतक, मतलब आपको एनेस्थीसिया कह सकते हैं, और चौथा दिया है फिनेसिटीन जिसके सामने पूर्तिरोधी दिया हुआ है। प्रश्न में इन्होंने ये पूछा है कि इसमें आपके कौन से मैच हैं। अब ये प्रश्न साइंस का है, जो बच्चे बायो से या साइंस से संबंधित है वह इस प्रश्न को अच्छे से कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन लोगों को टफ लेवल का लगेगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे, इसमें जो आपका 1 है वो भी मैच है, और सेकेंड वाला भी मैच है, तीसरा वाला भी मैच है, लेकिन जो आपका 4th है फिनेसिटीन पूर्तिरोधी नहीं होता, तो इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी ये तीनों ही मैच है। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स कि जेंटामाइसिन जो है वह एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, और एक्रीफ्लेविन जो है वह एक पूर्तिरोधी दवाई है, और सल्फोनल यह एक क्या एनेस्थीसिया का काम करती है, एक निश्चेतक की दवाई है, और फिनेसिटीन जो है वह एक एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन है, या केमिकल्स हैं कह सकते हैं इनको। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु या डी बादशाहन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पहले जो था, आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि वह एक विधि निर्माता भी माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले। उन्होंने कई टाइम पहले आप लोगों ने सुना हो कि मनुस्मृति को जलाया था। तो मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें विधि निर्माता की कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि समाज में किसको मान्यता देनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें कई ऐसी बातें थीं जो कि जो है वो जाति वर्ग को बढ़ावा या उनके बारे में विशेष टिप्पणी कर रही थी। तो इसीलिए इस तरह के जो है, इसमें ऑप्शन सी जो है मनु जो है महान विधि निर्माता माने जाते थे। तो ये जो मैंने आपको व्याख्या की है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जिससे आप लोग को ये प्रश्न याद हो सके कि कभी यदि आप लोग भूल रहे हो कि महान विधि निर्माता कौन थे प्राचीन टाइम में, तो मनुस्मृति से आप मनु याद रखिएगा, उनके द्वारा जो लिखी गई है उसको मनुस्मृति बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। इनकी रचना मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यभट्ट की जो है कि कौन सी रचना है, तो आर्यभट्टियम ग्रंथ की इनका नाम था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। अब देखिए आज के टाइम में हर कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है कि उसको क्या हो कि मोक्ष की बात करते हैं। कई साधु संत बैठते हैं वो भी मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन यदि उनसे ये पूछें कि किस में सबसे पहले किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की बात की गई थी, तो शायद वो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग भी इसमें अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, या सी ब्राह्मण, या डी उपनिषद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है कि उपनिषद में जो है वह मोक्ष की चर्चा की गई थी, ना कि ब्राह्मण में, ना ही ऋग्वेद में और ना परवर्ती संहिताएं में। अब चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपसे कथन या कारण में वो पूछ सकते हैं कि क्या वेदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो कई लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि वेद जो है वो हमारे सबसे प्राचीन माने गए हैं और जिसमें से ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन है। तो हो सकता है उसको आप लोग सही टिक करके आएँ, लेकिन वह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो मोक्ष की चर्चा है वह आपकी उपनिषद में की गई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिएगा कि उपनिषद कितने हैं, या फिर जो है ब्राह्मण जो है वह उपनिषद आप सभी के अलग अलग जो चारों ही हमारे वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ को आप बताइएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृत्यात रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। अब ये क्या है, ए चिरोत से, बी कोल्डीवा से, या सी संगन कल्लू से, या फिर डी गफकराल से। अब देखिए यह जो है ये मृत्यात रहित एक नव पाषाणिक स्तर है जो कि कहाँ से मिला है, इनका कहने का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी यानी गुफकराल, वहाँ से इसकी प्राप्ति हुई थी। जब पढ़ते हैं इसके बारे में, मृत्यात रहित नव पाषाणिक स्तर गुफकराल से प्रकाश में आया और चिरान जो कि बिहार प्रांत में स्थित है से प्रचुर मात्रा में क्या हुआ था, हड्डी के उपकरण मिले थे। यदि आपसे पूछा जाए कि हड्डी के उपकरण कहाँ मिले थे, तो हड्डी के उपकरण बिहार प्रांत से चिरांद में मिले थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करनी है। ए ओटिटिस और बी एनसेफेलाइटिस, सी लैरिंजाइटिस, या डी हेपेटाइटिस। अब ये कुछ रोग दिए हैं और उन रोगों से संबंधित जो है किस अंग से वो रोग संबंधित है आपको उनसे मैच करना है। तो यदि आप लोगों को जो मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगी, जो हेपेटाइटिस है वह आपका यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित यह बीमारी है। तो डी का 3 है। अब देखिए डी का 3 किस किस में है। यदि आप लोग को एक का भी उत्तर मिल जाता है तो ऑप्शन देखिए आपका जो ऑप्शन डी है, डी का 3, वह आपका ऑप्शन ए में सही है और यह सिर्फ एक में ही है। तो इस तरह से आपका पहले में ही आंसर मिल गया। आप देखिए ए का 2 है, यानी जो ओटिटिस है वह आपका कान से संबंधित है बीमारी, और जो आपका एनसेफेलाइटिस है वह आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अब एनसेफेलाइटिस जो आपको लैरिंजाइटिस है वह आपका गला से संबंधित है और हेपेटाइटिस आपकी यकृत से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करनी है आपकी। अब इसमें कुछ पार्टी दी हैं और उनसे संबंधित जिन्होंने वो उन पार्टी की गठन किया था उनके नाम दिए हुए हैं। अब ए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बी स्वराज पार्टी, सी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, या फिर डी जस्टिस पार्टी। अब इनके जो गठन करता है उनका नाम आपको बताना है। ये प्रश्न इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें आप सभी लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को जरूर पढ़ा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब देखिए सी का 1 है किसी में, तो वह आपका ऑप्शन जो बी है इसमें ही है सिर्फ। तो आपका जो उत्तर है वह आपका एकदम मिल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको एक में ही उत्तर मिल गया। अब ए का सी कैसे, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है गठनकर्ता कौन है, नरेंद्र देव जी हैं। और आपका बी का 4 है, स्वराज पार्टी की रचना CR दास ने की थी, और जस्टिस पार्टी जो है वह रामास्वामी नेकर की है। तो यह आपके चारों ही मैच हो गए हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। कई बार प्रश्न या तो कलानुक्रम से पूछा जाता है या फिर आपके मैचिंग से पूछे जाते हैं। उनके सामने कुछ नाम दे देंगे फिर आपको उनको मैच करना रहेगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो महाराष्ट्र के सुकरात आप लोग सभी लोग बताइएगा कि कौन है सुकरात। ए बीजी तिलक, बी जी के गोखले, या सी एमजी रनाडे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इन तीनों में से ही नाम है तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका ऐसे ही कट हो जाता है। तो तीनों में क्या बीजी तिलक है, या जी के गोखले हैं, या फिर आपका सी एमजी रनाडे हैं? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है कि जो एमजी रनाडे जी हैं वह महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। अब कैसे, चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। महादेव गोविंद रनाडे, यह इनका पूरा नाम है, को उनकी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1867 में एमजी रनाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर बम्बई में प्रार्थना सभा की, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब सबसे पहली बात तो आपका एक प्रश्न ये भी इनसे बन जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रनाडे ने की थी। ये कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। कब की थी? तो 1867 में की थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखिए एक प्रश्न से आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और एमजी रनाडे को पश्चिम भारत का क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता। अच्छा, एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है कि आप जब ये नाम आया है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो इनको एमजी रनाडे को कहते हैं, लेकिन पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन लास्ट था इस सीरीज़ का। इसी तरह से यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लेकर आऊँ, ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँ, तो आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।